कोई भी आप लोगों को क्लास के दौरान प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, उसको कम्युनिकेट करें। 3 तरीके आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए है मेरे बेटा। एक तो क्लास के दौरान आपसे कहते हैं भाई कोई सवाल है तो पूछ ले, आप बिल्कुल उसका जवाब दे सकते हैं, तो आप सवाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप गूगल क्लासरूम के अंदर अपना सवाल कमेंट के अंदर जाकर लिख सकते हैं। तीसरा ये है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना सवाल छोड़ सकते हैं। ऑडियो की सूरत में, पिक्चर की सूरत में आप जनाब सवाल जो है वो छोड़ सकते हैं। उन सवालात को हम कोशिश ये करेंगे कि क्लासरूम के अंदर आपको बैठ कर डिस्कस कर लें। कुछ पर्सनल छोटा सा सवाल है तो उसको हम जनाब जो है वो आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे देंगे। उसके अलावा इन तमाम बातों के बावजूद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बताया गया है कि आप सेंटर विजिट कर सकते हैं पर्सनली, कि एसओपी के तहत एक आदमी का आने का तो इशू नहीं है। वहाँ आप सेंटर आ सकते हैं, फिर वहाँ भी आपको ये चीज़ें समझा दी जाएंगी। मेन चीज़ ये कि आप पढ़ाई करें, ये मत समझे कि जून का महीना है, जुलाई का महीना है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। इतना सारा कोर्स है, इतना सारा कोर्स है, आपको अंदाज़ा नहीं है। बहुत ढेर सारा कोर्स है, अभी से लेके नहीं चलेंगे तो बहुत मसाइल रहेंगे। और समझ लो कि ज़िंदगी भर की पढ़ाई का दारोमदार इस साल आके आपका आ गया है। ये साल अच्छा गुजर जाएगा तो ज़िंदगी भर की पढ़ाई वसूल हो जाएगी। ओके जनाब, क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज थोड़ा एक आध ट्रिकी चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। चैप्टर नंबर जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स की है। चैप्टर नंबर 2 जनाब आली हम पढ़ रहे हैं और जनाब वेक्टर्स इसका नाम है। ये काफ़ी तवील किस्म का चैप्टर है, तकरीबन 20 एक दिन हमारे हो गए पढ़ते हुए, और समझे कि अभी चैप्टर हमारा आधा भी नहीं हुआ है। टेंशन परेशानी मत लेना, ये चैप्टर है बड़ा। 3-4 चैप्टर आपके किताब में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तवील हैं, जिनमें आपका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 3 है। ये समझो आधी किताब हो जाती है। समझो आपकी ऑलमोस्ट आधी किताब आपकी हो जाती है। बाकी चैप्टर छोटे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो ये मत गिनना कि सर ने एक चैप्टर 2 महीने में कराया है तो 10 चैप्टर शायद 20 महीने में कराएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ चैप्टर छोटे हैं जो जल्दी हो जाएंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हवाले से अगर आपको याद हो तो बात कर रहे थे, और हमने लास्ट जो क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था, बिल्कुल जाते जाते टाइम खत्म हो रहा था, उसका नाम था रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास जनाब टॉपिक था और हमने देखा था कि रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर which produces the same effect both in magnitude and direction as produced by the combined effect of the vectors। अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर मौजूद हैं, उन तमाम वेक्टरों को ऐड कर ले, जमा कर ले, उन तमाम के कंबाइंड इफेक्ट को अगर एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो उसका नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर। उसका नाम क्या होता है? उसको जनाब रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। एक सिंगल वेक्टर जो क्या करे, तमाम वेक्टरों के कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करे। इसकी सादा सी मिसाल आपको देता हूँ कि ईद का महीना गुजरा, ईदी मिली, किसी ने 100 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 500 दिए, ठीक है जनाब, किसी ने 1000 भी दे दिए। आपने नोट जमा किए, 3 नोट जनाब वाली, 5-5, 2 नोट 1000 के हो गए, 4 नोट 500 के हो गए, और जनाब 6-8 नोट जो थे वो 100 के हो गए, कुछ नोट 50 के हो गए। सब मिल मिला के 50,000, 5,000 रुपये हो गए। नोट 1000 वाले भी हैं, 500 वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं। आपने सब जमा करके अम्मा को दिए कि अल्लाह के मेरे को एक बंधा हुआ नोट दे दे 5000 का। वो 5000 का जो आपने, हालांकि दिया आपने 10 नोट, मिला आपको बदले में एक नोट, मगर उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ इक्वल है, उसकी वैल्यू बराबर है, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ इक्वल है, बराबर है। इसी तरीके से बहुत सारे वेक्टर होंगे, इसी तरीके से बहुत सारे वेक्टर होंगे, मगर उनका कंबाइंड इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर के जरिए जाहिर किया जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करने के प्रोसेस के को, अमल को कहा जाता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या कहते हैं इसको मेरे बेटा? एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टरों को जमा करने के कई तरीके होते हैं, वेक्टरों को ऐड करने के कई तरीके होते हैं। कुछ आपने मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़े थे। एक हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरे का नाम होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, या इसको पैरेललोग्राम रूल भी कहा जाता है। तीसरे का नाम होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, तीसरे का नाम होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड हमारा होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। लॉन्ग सवाल के अंदर ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग सवाल के अंदर आपका जनाब पूछा जा सकता है।
थोड़ा ट्रिकी भी है, जब पढ़ेंगे इसको समझ के ध्यान से इसको कीजिएगा। पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, जो हमने कल भी जाते जाते डिस्कस किया था। ये पता होगा तो आगे काम आएगा। ग्राफिकल मेथड का हम क्या करते हैं जनाब, हेड टू टेल रूल के जरिए वेक्टर्स को जमा किया जाता है। इसके जरिए हेड टू टेल रूल्स के जरिए जनाब वेक्टर्स को जमा किया जाता है। आपको पता है कि वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, जहां पर एरो बना होता है उसको हेड कहते हैं, और जहां से वेक्टर शुरू होता है उसको टेल कहा जाता है, टर्मिनल पॉइंट भी नाम होता है उसका। पहले क्या करते हैं, जब भी किसी वेक्टर को ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस एक्सिस चाहिए होता है, सूटेबल स्केल चाहिए होता है, जिसकी मदद से हम वेक्टरों को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास जो लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसका नाम होता है रेफरेंस एक्सिस। क्या नाम होता है इसका? रेफरेंस एक्सिस कहते हैं। उसके बाद मेरे बेटा वेक्टर्स को ड्रॉ किया जाता है अलहदा अलहदा इस तरीके से कि वो जनाब स्केल के मुताबिक हो। अगर किलोमीटर्स के अंदर वेक्टर है, हमने फर्ज कर लिया कि 100 किलोमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो 500 किलोमीटर के मतलब होंगे 5 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द स्केल हम वेक्टर को कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद तमाम वेक्टर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जहां पर एक का हेड होता है वहां पर दूसरे का टेल बनता है, जहां पर एक का हेड होता है वहां पर दूसरे का टेल जनाब बनता है। फर्ज करिए पहला वेक्टर मैंने बनाया, उसके बाद इसका नाम ए है, फिर दूसरा वेक्टर बनाया, इसका नाम फर्ज करें बी है। तवज्जो देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर रेड वाले का हेड है, ग्रीन वाले का टेल है। रेड वाले का हेड है, ग्रीन वाले का टेल है, हेड और टेल मिल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हेड टू टेल रूल है। उसके बाद हम क्या करते हैं मेरे बेटा, ये तीसरा वेक्टर बनाया सी, बी का जहां पर हेड था, सी का वहां पर टेल था। जब सारे वेक्टर बन जाते हैं तो हम एक और वेक्टर बनाते हैं जो पहले वाले वेक्टर की टेल से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? पहले वाले वेक्टर की टेल से शुरू होता है, आखिरी वाले वेक्टर के हेड पर जाकर मिलता है। इस वेक्टर को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। इस वेक्टर का नाम क्या होता है? इसको रिजल्टेंट वेक्टर इसको जनाब कहा जाता है। फिर इसको जनाब जो स्केल, हम इसकी लेंथ नोट कर लेते हैं, और जो हमने स्केल सेलेक्ट किया होता है स्केल के मुताबिक इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा आपने तफसील के साथ, डिटेल के साथ पढ़ा होगा। कहा मेरे बेटा? मैट्रिक की फिजिक्स में आपने इसको पढ़ा होगा। जो वेक्टर हासिल हुआ है इसको रिजल्टेंट वेक्टर या सम ऑफ वेक्टर कहा जाता है। इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, ये हमने कल यहाँ तक कर लिया था। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, ध्यान से तवज्जो दे के पूरी कंसंट्रेशन से, अब आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, पूरी कंसंट्रेशन से ध्यान से बोर्ड यहाँ पर स्क्रीन पर तवज्जो देकर ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिकी है, थोड़ा सा तकलीफ दे भी आपको बाद दफा लगेगा। शुरू में तो अच्छा लगेगा, अचानक ही घपलेबाजी शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको एक स्टेप भी अगर इसके अंदर मिस नहीं होना चाहिए। एक स्टेप भी अगर मिस हो गया, आगे पीछे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बहुत तवज्जो से फोकस करके स्क्रीन पे नजर गड़ा के रखिएगा, कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्या हो रहा है। एक एक स्टेप को क्लियर रखिएगा, कोशिश करेंगे थोड़ा स्लो डाउन करके पढ़ाएं। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, आपको याद है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, आपको जनाब बताया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जब हमने बात की थी, थोड़ा सा आपको मैं रिव्यू करा देता हूँ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जब हमने आपसे बात की थी, थोड़ा सा जल्दी से देख लेना बेटा, कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है। जो एक्स एक्सिस पे होता है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, जो वाई एक्सिस पे होता है उसको वर्टिकल कंपोनेंट कहा जाता है। और इसका जो एक्स कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा होता है, वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा होता है। और इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ये हमने पहले किया हुआ है, ये हमने जनाब पहले किया हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास जनाब क्या होते हैं। हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड की बात कर रहे हैं। तवज्जो देके गौर से देखिएगा। फर्ज करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड बिलतरतीब A1 एंड A2 है। हमारे पास दो वेक्टर मौजूद हैं, एक वेक्टर A1 है, एक वेक्टर का नाम A2 है, जो एंगल बना रहे हैं θ1 और θ2।
एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल थीटा का इस्तेमाल किया जाता है, थीटा 1 A1 के लिए और थीटा 2 A2 के लिए। एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहे हैं बिलतरतीब थीटा 1 और थीटा 2 हमारे पास एंगल बना रहे हैं। तवज्जो से ध्यान से, दो वेक्टर हैं, इनको ऐड करना है। These vectors are added by head to tail rule for vector addition. The resultant vector is A. हमने क्या किया कि इन दोनों वेक्टर्स को ग्राफिकल मेथड यानी हेड टू टेल रूल की मदद से इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड कर लिया। जो अभी पीछे बताया, लास्ट स्क्रीन पर जो पीछे हमारी स्क्रीन थी, जैसा कि आपको उसमें बताया गया है, इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या किया, ऐड कर लिया हेड टू टेल रूल से। कैसे किया देखो ध्यान से मेरे बेटा, तवज्जो से डायग्राम पे फोकस करना, तवज्जो से डायग्राम पे फोकस करना। सारा खेल डायग्राम का है। अगर डायग्राम समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। क्या किया हमने, हमारे पास एक्सेस है एक मेरे बेटा, एक्स एक्सेस जो हॉरिजॉन्टल है, जो ऊपर हमारे पास वर्टिकल है वो हमारे पास वाई एक्सेस है। जो वर्टिकल है वाई एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस है। ये मेरे पास पॉइंट जहां दोनों एक्सेस मीट करते हैं, इसको ओरिजिन कहा जाता है, इसका नाम रख दिया ओ। जो वेक्टर A1 था और A2 था, इसको हमने ग्राफिकल मेथड से हेड टू टेल रूल से ऐड किया है। पहले वेक्टर A1 बनाया, तवज्जो देखिए गौर से, स्क्रीन पे देखिएगा। पहले हमने क्या किया मेरे बेटा, फिर देखो गौर से क्या किया पहले बेटा, पहले हमने बनाया वेक्टर A, पहले हमने बनाया वेक्टर A1 बना दिया। हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको ऐड करने के लिए जहां पर इसका हेड खत्म होगा वहां से हमने क्या किया, दूसरा वेक्टर बना दिया B। जो पहला वेक्टर था वो O से P था। पॉइंट्स के नाम याद रखिएगा, पॉइंट्स के नाम मेरे बेटा याद रखिएगा। O से जो P है वो A1 के बराबर है। फिर हमने P से क्या किया, हेड टू टेल रूल की मदद से दूसरा वेक्टर बना दिया। P से Q है, इस वेक्टर का नाम है A2। इस वेक्टर का जनाब क्या नाम है, इस वेक्टर का नाम है A2। तवज्जो से देखते रहना ध्यान से। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं, एक तीसरा वेक्टर बनाएंगे जो कहां से शुरू होगा, पहले वाले वेक्टर के टेल से शुरू होगा, आखिरी वाले वेक्टर के हेड पर जाकर मिलेगा। फिर देख लो रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, जो पहला वाली वेक्टर की टेल थी और जो आखिरी वेक्टर का हेड था, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। पहले वाले की टेल से शुरू हुआ है, आखिरी वाले के हेड पे जाके मिला है, इसका नाम रख दिया वेक्टर ए। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका नाम रख दिया वेक्टर ए। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। इसके बाद हमने क्या किया मेरे बेटा कि तमाम वेक्टर के बनाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या करेंगे, तमाम वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए जाएंगे। जो वेक्टर A1 था, कौन था वेक्टर A1, रेड से था, इसके बना दिए मैंने दो कंपोनेंट। यहाँ तवज्जो देके गौर से देखिएगा, इसके मैंने बना दिए दो कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या कर रहे हैं अब हम तमाम वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे। अब हम तमाम वेक्टर्स के क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे। पहले वाले वेक्टर जो रेड से बना हुआ A1, इसका एक कंपोनेंट बना A1x, एक कंपोनेंट बना A1y। क्या किया हमने, नाउ वी रिजॉल्व ईच वेक्टर, नाउ वी रिजॉल्व ईच वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तमाम वेक्टर A1, A2 और A जो रिजल्टेंट है, इन तीनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए जाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। पहले हमने जो रेड वाला वेक्टर है जो A1 था, इसके बनाए दो कंपोनेंट, एक का नाम हो गया A1x, एक का नाम हो गया A1y। जहां पर हमने ये परपेंडिकुलर गिराया है, इस पॉइंट का नाम रख दिया S। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ A है वो A1x है, A1y है। कौन है, A1x और कौन है, A1y है। ये A1x नजर आ रहा है, A1x बराबर है O से लेकर S तक, और A1y किसके बराबर है, S से लेकर P तक। जो A1x है वो किसके बराबर है, O से लेकर S तक। पॉइंट समझना गौर से ध्यान से,
ओ से लेकर एस तक का जो फासला है इसका नाम a1x है, और जो a1y है वो किसके बराबर है, एस से लेकर पी तक। एस पी जब बोलूंगा तो वो कौन है, a1y है। कौन है बेटा, वो a1y है। इसी तरीके से क्या करेंगे बेटा, जो वेक्टर a2 है, जो ग्रीन रंग से आपको नजर आ रहा होगा, ग्रीन रंग से नजर आ रहा है, इस वेक्टर a2 के भी बना देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जो ग्रीन से वेक्टर नजर आ रहा है a2, इसके भी बना दिए हमने क्या मेरे बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और एक हो गया a2x, एक हो गया a2y। जहां पे ये कंपोनेंट बना है, इस कंपोनेंट का नाम रखा है, जहां पर ये कंपोनेंट बना है इसका नाम रख दिया हमने क्या मेरे बेटा, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने t। जहां पर ये कंपोनेंट बना है, इस कंपोनेंट, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने, इस पॉइंट का नाम हमने रखा है टी। तवज्जो देके गौर से देख ले, जहां पर हमारे पास ये पॉइंट बना है, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने, टी हमने जनाब नाम रखा है। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट हमारा कौन है, ये पॉइंट हमारा टी है। अब क्या देखते हैं, बन गए दो कंपोनेंट। अब क्या देखते हैं मेरे बेटा, हमारे पास बन गए दो कंपोनेंट, एक बन गया a2x, एक बन गया a2y। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बने हैं a2 के, वो कौन है, a2x है, a2y है। a2x से और कौन है, a2y हमारे पास है। a2x किसके बराबर है, a2x बराबर है p से लेकर t तक। a2x बराबर है p से लेकर t तक, और a2y किसके बराबर है, q से लेकर t तक। जो a2x है वो p से लेकर t तक के बराबर है, a2y t से लेकर q तक के बराबर है। क्या कर रहे हैं हम तमाम वेक्टरों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम तमाम वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं। पहले मरहले में किसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाया, a1 का बनाया, जो a1x बना, a1y बना। दूसरे मरहले में वेक्टर a2 के बनाए कंपोनेंट, a2x बने, a2y बने। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं। अब कौन रह गया, a रह गया, रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, देखो हमने कलर चेंज कर दिया है, पहचान लेना। जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, इसके हमने बना दिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये होगा a2x। कौन होगा बेटा, ये a2x होगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट बन गया परपेंडिकुलर, सबको भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो, सिर्फ ब्लू वाले को याद रखो। जो ब्लू वाला वेक्टर था a, इसके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना दिए एक। ठीक है जनाब। जो हॉरिजॉन्टल था वो ax हो गया, जो वर्टिकल था वो ay हो गया। जो वर्टिकल था वो कौन हो गया है, ay हो गया है। इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने u। जहां पर एक कंपोनेंट बन रहा है, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, u रखा है। तवज्जो देके स्क्रीन पर गौर से देखो, सारे कलर हमने अलग अलग कर दिए हैं, सारे कलर अलग अलग कर दिए हैं। कलर की मदद से ध्यान से समझ ले, थोड़े अलग अलग भी कर दिए ताकि पहचान में रहे। ये वेक्टर a1 है रेड वाला, इसके कंपोनेंट बने a1x, a1y। ये वेक्टर है ब्लू वाला, इसके कंपोनेंट क्या बने, a2x, ay। जो वेक्टर हमारे पास a था रिजल्टेंट, इसके कंपोनेंट क्या बने, a1x बना, a1y बना। a1x बना और a1y बना। सारा खेल इस डायग्राम का है, समझ लो इस डायग्राम में किया क्या है। हर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए हैं। कैसे बनाए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। 90 डिग्रीज पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनते हैं। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनते हैं वो हमेशा 90 डिग्रीज पे हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनते हैं। जो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट ax है, वो किसके बराबर होगा मेरे बेटा, कहां से कहां तक है, जो ax है किसके बराबर है, एक तो ax है, एक ay है। रिजल्टेंट वेक्टर है ब्लू वाला, इसके कंपोनेंट ax और ay है। और समझ लो ध्यान से, ax जो है वो o से लेकर u तक के बराबर है। The x component of the resultant vector, which is ax, is equal to ou। The distance between o to u, जो o से लेकर u तक का फासला है, वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और u से लेकर जो q तक का फासला है, u से लेकर
क्यू तक का फासला है वो रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ लो बात तवज्जो से, गौर से, ध्यान से। a1x ox के बराबर है, a1y sp के बराबर है, a2x pt के बराबर है, a2y tq के बराबर है। हमने क्या किया, पॉइंट्स के नाम रख दिए। अब डायग्राम को तवज्जो से, ध्यान से, सारा फोकस डायग्राम पे है। सब काम डायग्राम की मदद से होना है, सब काम डायग्राम की मदद से होना है। फिर एक नजर रिव्यू कर लो। पहले दो वेक्टर थे a1 और a2। हमने क्या किया, उसको रेक्टेंगुलर पहले हमने उसको हेड टू टेल रूल ग्राफिकल मेथड की मदद से हमने क्या किया, उसको ऐड कर लिया। ऐड करेंगे तो एक वेक्टर a1 हो गया, एक वेक्टर a2 था, रिजल्टेंट उसका a हो गया। फिर क्या किया, तमाम वेक्टर के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बता दिए। तमाम वेक्टर को हमने a1 को, a2 को, ax को, हमने इनको जनाब क्या किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब बेटा जब हम फिगर की मदद से देखते हैं तो पता चलता है कि जो O से लेकर U तक का फासला है, जो O से लेकर U तक का हमारे पास मेरे बेटा जो फासला है वो बराबर है किसके, अगर मैं चाहूं कि मैं चला जाऊं O से लेकर U तक, अगर मैं चाहूं कि मैं जाऊं कहां मेरे बेटा, अगर मैं चाहूं कि जाऊं O से लेकर बेटा, अगर मैं U तक जाना चाह रहा हूं, सुनना गौर से, डायग्राम को तवज्जो से गौर से देखना। अगर मैं चाहता हूं कि O से लेकर U तक जाऊं तो एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्ट चला जाऊं, एक तरीका तो ये है मेरे बेटा कि मैं डायरेक्ट चला जाऊं, और एक और तरीका मेरे पास ये है मेरे बेटा, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, कि पहले मैं जाऊं O से लेकर S तक। ये येलो कलर की लकीर है, पता नहीं नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है, कलर चेंज कर देते हैं इसका। चलो भाई, एक तरीका ये है मेरे बेटा, मैं कहाँ जाऊं O से लेकर, एक तरीका ये है पहले मेरे बेटा मैं कहाँ चला जाऊं, O से लेकर S तक चला जाऊं, फिर मैं S पे रुक जाऊं, और क्या करूं मेरे बेटा, उसके बाद मैं क्या करता हूं मेरे बेटा, उसके बाद मैं क्या करता हूं कि मैं S से आगे बढ़कर कहाँ चला जाता हूं, U पे चला जाता हूं। दो ऑप्शन है, अगर मैं O से U जाना चाह रहा हूं तो O से U जाने के मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट चला जाऊं या O से S जाऊं, S से U जाऊं। दूसरे अल्फाज में जो O से लेकर U तक का फासला है वो बराबर है किसके, O से लेकर S तक प्लस S से लेकर U तक के बराबर है। O से लेकर S तक और S से लेकर U तक के जनाब बराबर है। O से लेकर S तक और S से लेकर U तक के जनाब बराबर है। अगर हम फिगर की मदद से गौर से देखें तो जितना फासला S से U है इतना ही फासला P से T है। जो फासला S से लेकर U तक का बराबर है, जो फासला आपका मेरे बेटा S से लेकर U तक के बराबर जो आपका फासला है, ये एग्जैक्ट फासला आपका किसके बराबर है मेरे बेटा, तवज्जो देके देख लो। जो फासला S से लेकर U तक है, देखो ध्यान से, जो फासला S से लेकर U तक है ये बिल्कुल इसके सीधा होता है। ये फासला किसके बराबर होगा, P से लेकर T तक के बराबर होगा। जो फासला S से U होगा वो P से T के बराबर होगा। यानी मैं एस यू की जगह पर, इसकी जगह पर मेरे बेटा जो एस यू है, इस एस यू की जगह पर लिख सकता हूं पीटी। जो एस यू है उसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, पीटी लिखा जा सकता है। लिहाजा मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, ऊपर वाली इक्वेशन थी ओ यू ऐसी रहा, ओ एस, जो एस यू था इस एस यू की जगह पर पीटी आ जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हुई है, करेक्ट कर लेते हैं इसको। ये तो मेरे पास जनाब ओ एस है, तो रिप्लेस कर देता हूँ। ये मेरे पास मेरे बेटा क्या है, ये तो मेरे पास ओ एस है। और अगर आगे हम चले तो जो एस से लेकर यू तक था वो किसके बराबर है, वो पी से लेकर टी तक के बराबर है। जो ओ एस था इस ओ एस तो ओ एस ही रहेगा, और जो एस यू था उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, पी टी आ जाएगा। जो ओ एस है उसकी जगह पर हमारे पास जनाब क्या आ जाएगा, पी टी हमारे पास जनाब आ जाएगा। इसको भूल जाओ, ये वाला जो है ये भूल जाओ, ये नहीं है।
ओ से लेकर एस है और कौन है मेरे बेटा, ओ से एस ऐसे ही है, और जो एस से यू था उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, उसकी जगह पर पीटी आ जाएगा। और अगर हम डायग्राम से देखें, सुनो गौर से तवज्जो देकर, जो ओ से लेकर यू तक है वो किसके बराबर है, वो बराबर ए एक्स के। किसके बराबर है, वो बराबर है ए एक्स के बराबर है। जो ओ से लेकर एस तक है, यहां देखो गौर से, जो ओ से लेकर एस तक है वो किसके बराबर है, ए वन एक्स के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, ए वन एक्स के बराबर है। और जो P से लेकर T तक का फासला है, जो P से लेकर T तक का फासला है वो किसके बराबर है, जो P से लेकर T तक का फासला है वो बराबर है A2x के। किसके बराबर है, A2x के हमारे पास बराबर है। लिहाजा हम क्या लिख सकते हैं, OU की जगह पर AX आ गया, OS की जगह पर A1x आ गया, PT की जगह पर A2x आ गया। आप जानते हैं जो एक्स कंपोनेंट होता है उसमें कॉस थीटा आता है, जो एक्स कंपोनेंट होता है उसमें क्या आता है, कॉस थीटा आता है। A1x को लिख सकते हैं A1 cos थीटा 1, A1 cos थीटा 1 लिख सकते हैं, और A2x को लिख सकते हैं A2 cos थीटा 2। क्या लिख सकते हैं बेटा, A2 cos थीटा 2 जनाब जो है वो लिखा जा सकता है। A2 cos थीटा 2 जनाब जो है वो लिखा जा सकता है। कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोग। A2x की जगह पर क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा, A2x की जगह पर लिख सकते हैं A2 cos थीटा 2। इसका मतलब क्या हुआ, और से देखिए, अब इसको रीडिंग में करते हैं। जो AX है वो है रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, जो AX है वो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, जो A1x है वो पहले वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, A2x है वो दूसरे वाले वेक्टर एक्स कंपोनेंट है। हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, जो वेक्टर्स आपको गिवन थे उन तमाम के एक्स कंपोनेंट को अगर जमा किया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। जितने वेक्टर आपको गिवन थे अगर उन तमाम वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को जमा किया जाए तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। हमें रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मिलेगा अगर तमाम वेक्टरों के एक्स कंपोनेंट को ऐड कर ले तो। बहुत सारे वेक्टर हैं, सबके एक्स कंपोनेंट निकालो, जमा करो, तो वो जो जमा होगा वो रिजल्टेंट के एक्स के बराबर होगा। सिमिलरली U से लेकर जो Q तक का फासला है, गौर से देखिएगा बेटा, सिमिलरली मेरे बेटा जो U से लेकर Q तक का हमारे पास फासला है, जो U से लेकर Q तक का हमारे पास जनाब जो फासला है, ये गौर से देखिएगा ध्यान से, ये फासला है कहां तक का है, U से लेकर Q तक का फासला। जो U से लेकर Q तक का हमारा फासला है वो किसके बराबर होगा, एक ऑप्शन है कि U से T चले जाए, और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे बेटा, कहां चले जाए, T से Q चले जाए। कहां चले जाए, U से Q तक का फासला होगा U से T के बराबर होगा, T से Q के बराबर होगा। दूसरे अल्फाज में क्या लिख सकते हैं, UQ बराबर है UT प्लस TQ के, मगर जो UT है, जो U से लेकर T तक का फासला है, जो UT है वो बराबर है SP के। ये दोनों बराबर है, जितना फासला ये होगा इतना ही फासला ये होगा। जो फासला U से T होगा इतना ही फासला S से P होगा, ये दोनों पैरेलल है। UT बराबर है SP के, तो लिहाजा क्या हो जाएगा, SP प्लस TQ, SP प्लस TQ के जनाब बराबर हो जाएगा। SP किसके बराबर है, देखो ध्यान से गौर से, SP बराबर है A1x के। किसके बराबर है SP, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा जो SP है मेरे बेटा, जो SP है किसके बराबर है, A1x के बराबर है। और TQ किसके बराबर है, TQ किसके बराबर है, A2y के बराबर है। लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, और UQ किसके बराबर है, UQ बराबर है AY के। लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, UQ की जगह पर लिख सकते हैं AY, UQ की जगह पर लिख सकते हैं AY, SP की जगह पे क्या लिख सकते हैं A1Y, और TQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं A2Y। TQ की जगह पे क्या लिखा जा सकता है मेरे बेटा, A2Y लिखा जा सकता है। Y कंपोनेंट में हम जानते हैं कि साइन थीटा आता है, जो Y कंपोनेंट होता है उसमें हम जानते हैं कि साइन थीटा हमारे पास जनाब आता है। तो A1Y की जगह पर A1 साइन थीटा 1,
A2y की जगह पर A2 sin थीटा 2, A2y की जगह पर क्या आ जाएगा, A2 sin थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर गिवन वेक्टर्स के y कंपोनेंट को जमा कर दिया जाए, अगर गिवन वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को जमा कर लिया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट आ जाएगा। गिवन वेक्टर्स के y कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट हमारे पास जनाब आ जाएगा। ये हमारा निकला कंक्लूजन। अभी मामला खत्म नहीं हुआ, मामला तो बहुत सारा बाकी है अभी। अगर हम चाहें मेरे बेटा तो अब इसकी एक जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ये तो हमने बात की दो वेक्टर की, ये तो हमने बात की है दो वेक्टर की। अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, नतीजा कंक्लूजन क्या निकाला है कि सारे एक्स जमा करेंगे रिजल्टेंट एक्स आ जाएगा, सारे वाई जमा करेंगे रिजल्टेंट का वाई आ जाएगा। अगर हमारे पास एन वेक्टर है, बेशुमार वेक्टर है, पता नहीं कितने वेक्टर है, A1 वाई, A1, A2, A3 डॉट 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 AN, कितने भी वेक्टर हो, इनके एंगल बिलतरतीब θ1, θ2, θ3, θn तक इसके एंगल हो, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जो तरीका हमने सीखा है उसके मुताबिक जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा AX किसके बराबर होगा, A1x, A2x, A3x, ए और डॉट 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 ANX, ये यहाँ पर एक A डबल आ गया, A1x, A2x, A3x, जितने भी वेक्टर हमारे पास होंगे उन तमाम वेक्टर के अगर हम क्या करेंगे मेरे बेटा, एक्स कंपोनेंट को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे, इसको भूल जाइए वाला ये नहीं, अगर हम तमाम वेक्टरों के एक्स कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकल आएगा, या और जब एक्स कंपोनेंट होगा तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा मेरे बेटा, कॉस थीटा आएगा। इसी तरीके से जो y कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, A1y, A2y, A3y, A डॉट 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 ANY, और जो y होता है उसमें साइन थीटा आता है, A1 साइन थीटा 1, A2 साइन थीटा 2, A3 साइन थीटा 3। यानी नतीजा ये निकला कि सारे वेक्टरों के x कंपोनेंट को ऐड करेंगे रिजल्टेंट का x आ जाएगा, सारे वेक्टरों के y कंपोनेंट को ऐड करेंगे रिजल्टेंट का y आ जाएगा। जब रिजल्टेंट का x आ जाएगा, रिजल्टेंट का y आ जाएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं जो पहले हमने निकाला हुआ था। तो वजह देके देखिए पीछे वाली डायग्राम वही है, हम बड़े वाले ट्रायंगल, रिजल्टेंट वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बड़े वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है OQ का स्क्वायर, नीचे वाला बेस है OU का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, UQ का स्क्वायर। OQ ए रिजल्टेंट वेक्टर A है, AX OU, AX है रिजल्टेंट का X है और UQ रिजल्टेंट का Y है। इसका रूट ले ले बेटा अगर, तो A बराबर हो जाएगा अंडर रूट AX का स्क्वायर AY का स्क्वायर। ये अगर आपको याद पड़े तो हम पहले जब हम पढ़ा रहे थे आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो वहां हमने आपको बताया था, ये रिजल्टेंट का X हो गया, रिजल्टेंट का Y हो गया। ख्याल रखना मेरे बेटा, ये वाला हिस्सा क्या है, ये बड़ी वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये बड़ी वाली साइड होती है मेरे बेटा क्या होती है, ये वाला हिस्सा क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज है। जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है मेरे बेटा, जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका बेस है, और ये वाला हिस्सा है ये क्या है बेटा आपके पास, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर था, AX के बराबर। हाइपोटेन्यूज आपके पास A के बराबर है, बेस AX के बराबर है, ये आपके पास जनाब AY के बराबर। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए पुराना तरीका है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, UQ के बराबर है, बेस OU के बराबर है। जो UQ था हमने बता दिया था आपको, AY के बराबर है, बेस OU AX के बराबर है। थीटा निकालेंगे तो टेंजेंट इनवर्स AY अपॉन AX के बराबर हो जाएगा। टेंजेंट थीटा क्या होगा, AY अपॉन AX के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नेटिक डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकला, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, सिर्फ 30 सेकंड बाकी हमारे पास से क्लास खत्म होने में, जूम खुद ही मीटिंग खत्म कर देगा। जब बहुत सारे वेक्टर होंगे, सारे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, वाई कंपोनेंट निकालेंगे, तमाम के एक्स को जमा करेंगे रिजल्टेंट का एक्स आएगा, तमाम के वाई को जमा करेंगे रिजल्टेंट का वाई आएगा, और उसके बाद जनाब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाएगा, और टेंजेंट थीटा की मदद से रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल ली जाएगी। इस वीडियो को YouTube पे आपके मौजूद होगी, अपलोड कर दूंगा, कॉपी कर देख लीजिएगा, 3-4 दफा देखेंगे तो समझ में आएगा।
और उसके बाद इसको कॉपी में लिखिएगा। जब कॉपी में लिख लोगे फिर जहन में बैठना कि कौन सा सवाल जहन में आ रहा है। लिखोगे तो आधे मसले आपके सवाल लिखने में ही हल हो जाएंगे, आधे मसले आपको सवाल को लिखने में ही हल हो जाएंगे। लास्ट भी कॉपी पे लिख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। ठीक है जनाब, कोरोना वायरस है और है। ठीक है जनाब, तो जनाब जो है उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आएंगे। कुछ सवाल अगर आपके जहन में आ रहा हो व्हाट्सएप के ऊपर जनाब कर सकते हैं, सवाल लिख दीजिएगा, क्लासरूम के अंदर सवाल लिख दीजिएगा। कोई भी जहन में चीज हो मेंशन कर दीजिएगा। जो सवाल आप भेज देंगे व्हाट्सएप के ऊपर, जब कल क्लास शुरू करूंगा तो उसको दोबारा डिस्क्राइब कर देंगे। जो आज कराया है कल